अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल से मुताल्लिक एक अहम और बड़ी पेशरफ सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन, इसराइल और अमरीका के अहम तरीन इत्तेहादी और G7 के रुकन मुल्क फ्रांस ने रियासत फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही अमरीका दोहा में होने वाले गजा जंगबंदी मुज़ाकरात से बाहर निकल आया है और उसका कहना है कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए वो किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर करेगा, जिसकी इसराइल ने भी हिमायत कर दी है और दोनों ममालिक ने कतर से अपने वफूद वापस बुला लिए हैं। इस सारी सूरत हाल में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की जानिब से फ़लस्तीन को तस्लीम करने के ऐलान ने आलमी सतह पर एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। जहां इस ऐलान से अमरीका और इसराइल को एक बड़ा धचका लगा है, तो वहीं फ्रांस के यूरोपीय इत्तेहादियों, खासतौर पर बरतानिया और जर्मनी पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए दबाव भी बढ़ गया है। अरब और मुस्लिम ममालिक इस फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं। कल फ्रांस मैक्रोन ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने तारीखी मौक़िफ़ के मुताबिक, जो मशरिक़ वुस्ता में एक मुनसिफ़ाना और पायदार अमन के लिए है, मैंने फैसला किया है कि फ्रांस रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। मैं इस अहम ऐलान का इजहार सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में करूँगा। मैक्रोन ने मज़ीद लिखा कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि गजा में जंग को रोका जाए और आम शहरियों तक इमदाद पहुँचाई जाए। अमन मुमकिन है, एक फौरी जंगबंदी होनी चाहिए, तमाम यरगमालियों को रिहा किया जाए और गजा के अवाम के लिए बड़ी मिक़दार में इंसानी इमदाद फराहम की जाए। साथ ही हमास को गैर मुसल्लह करना, गजा को महफूज बनाना और उसे दोबारा तामीर करना भी ज़रूरी है। आखिरकार रियासत फ़लस्तीन का क़याम, इसकी बका को यकीनी बनाना और उसकी जानिब से मुकम्मल तौर पर इसराइल को तस्लीम करते हुए ख़ुद को गैर मुसल्लह करना इस पूरे खित्ते की सलामती में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। फ्रांसीसी अवाम मशरिक़ वुस्ता में अमन चाहते हैं। अब फ्रांसीसियों के साथ साथ इसराइलियों, फ़लस्तीनियों और हमारे यूरोपीय और आलमी साथियों की जिम्मेदारी है कि हम साबित करें कि ये मुमकिन है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर की जानिब से मुझसे किए गए वादों की रोशनी में मैंने उन्हें अपने इस अज़म से आगाह कर दिया है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम अमन हासिल करेंगे। इसराइल ने फ्रांस के इस अहम ऐलान की मज़म्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से नेतन्याहू के एक्स पर जारी बयान के मुताबिक नेतन्याहू ने इस फैसले पर कहा कि वो सदर मैक्रोन के इस फैसले की शदीद मज़म्मत करते हैं, जिसमें उन्होंने 7 अक्टूबर के कत्ल आम के बाद तल अवीव के करीब एक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। इस तरह का कदम दहशतगर्दी को नवाजने के मुतरादिफ है और ख़तरा है कि ये एक और ईरानी हिमायती रियासत को जन्म देगा, जैसा कि गजा है। जबकि अमरीका ने भी इसराइल के इसी मौक़िफ़ को दोहराते हुए फ्रांसीसी सदर के ऐलान को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फ्रांसीसी सदर के इस बयान को मुस्तरद करते हुए एक्स पर लिखा कि अमरीका सदर मैक्रोन के जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मंसूबे को सख्ती से मुस्तरद करता है। यह गैर ज़िम्मेदाराना फ़ैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडे को फ़ायदा पहुँचाएगा और अमन के अमल को मज़ीद पीछे धकेल देगा। ये इक़दाम 7 अक्टूबर के हमले के मुतासरीन के मुंह पर तमाचा है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एक और मुस्तकिल रुकन चीन ने इस हवाले से फ्रांसीसी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा है कि मसला फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का मरकज़ है। इसका वाहिद काबिल अमल हल 2 रियासती हल में ही है। चीन अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा हफ्ते मुनक़्क़िद होने वाली आला सतह की कॉन्फ्रेंस की हिमायत करता है, जो 2 रियासती हल के निफाज के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान में मज़ीद लिखा है कि हम दीगर रुकन ममालिक के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे ताकि गजा के तनाज़े का खात्मा किया जा सके, वहाँ इंसानी बहरान को कम किया जा सके, 2 रियासती हल पर अमल दरामद किया जा सके और मसले का मुकम्मल मुनसिफ़ाना और पायदार हल मुमकिन बनाया जा सके। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने फ्रांसीसी सदर के ऐलान का खैर मकदम किया है। अल जज़ीरा के मुताबिक अपनी पोस्ट में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास के नाम एक ख़त भी शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के अपने इरादे की वजाहत की थी। जिसके जवाब में महमूद अब्बास के नाइब हुसैन उश शेख ने फ्रांसीसी सदर की तारीफ़ करते हुए कहा है कि यह मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून से फ्रांस की वाबस्तगी और फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और एक आज़ाद रियासत के क़याम के हक़ की हिमायत को ज़ाहिर करता है। इसी तरह हमास ने भी मैक्रोन के ऐलान को एक मस्बत कदम करार देते हुए तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वो भी यही रास्ता अपनाएं। अपने बयान में हमास ने कहा है कि हम इसे एक मस्बत कदम समझते हैं जो हमारे मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ करने और उनके जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत की सिमत एक दुरुस्त कदम है। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी
फ्रांसीसी सदर के ऐलान को सराहते हुए इसका खैर मकदम किया है। इस हवाले से सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस ऐलान का खैर मकदम करती है, जिसमें उन्होंने रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फ्रांस के इरादे का इजहार किया। सऊदी अरब ने तारीखी फैसले को सराहा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि आलमी बिरादरी फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और 1967 की सरहदों के मुताबिक मशरिकी यरूशलम को दारुल हुकूमत बनाकर एक आज़ाद रियासत के क़याम पर मुत्तफ़िक़ है। सऊदी अरब ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम ममालिक बैनुल-अक़वामी करारदादों पर अमल दरामद और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। सऊदी अरब एक बार फिर तमाम उन ममालिक से अपील करता है जिन्होंने अब तक रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया, ताकि वो भी इसी तरह के मस्बत इक़दामात करें और अमन और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में संजीदा मौक़िफ़ अपनाएं। अहम बात यह है कि फ्रांस हमेशा से ही मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी रहा है। तहम हालिया दिनों में वो इस मामले पर काफ़ी संजीदगी से गौर कर रहा था, ख़ास तौर पर गज़ा की हालिया संगीन सूरत हाल की वजह से। तहम इसके बावजूद फ्रांसीसी सदर का यह बयान पूरी दुनिया के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। CNN ने इस हवाले से लिखा है, इस एक ही पोस्ट से फ्रांसीसी सदर ने कुछ बदला भी नहीं और सब कुछ बदल भी दिया है। फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और G7 का रुकन है। इस ऐलान ने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया है। अगरचे फ्रांस की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने की तवक्को कई महीनों से की जा रही थी और इसराइल और ईरान के दरमियान जंग ने इस मामले पर सऊदी अरब और यूरोपीय इत्तेहादियों के दरमियान होने वाली मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया था, लेकिन किसी को यह तवक्को नहीं थी कि यह ऐलान इस अंदाज से अचानक सामने आएगा। CNN के मुताबिक फ्रांसीसी सदर का यह अचानक ऐलान हमें 2 अहम बातें बताता है। पहली बात यह है कि मैक्रोन समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अमली कदम उठाए जाएं। फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के रहनुमा आज बात करने वाले हैं ताकि गज़ा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल के हवाले से फौरी इक़दामात पर बात की जा सके, जो इस वक्त इंतहाई निचली तरीन सतह तक पहुँच चुकी है। साथ ही ये इस बात का इशारा भी है कि यूरोपीय ताकतें अब मज़ीद खामोश तमाशाई नहीं बनना चाहती, बल्कि वो इस इंसानी बहरान को रोकने और एक सियासी हल की तरफ पेशरफ्त के लिए सरगर्म किरदार अदा करना चाहती हैं। मई से अब तक 1000 से ज़ायद गज़ा के शहरी खुराक की तलाश में अपनी जानें गंवा चुके हैं, जबकि दर्जनों अफराद भूख के हाथों बराह रास्त मौत का शिकार हो चुके हैं। हड्डियों के ढांचे बने हुए भूखे बच्चे और बड़ों की तस्वीर ने 20वीं सदी की तारीख तरीन यादें ताज़ा कर दी हैं, जिससे मगरबी दुनिया में शदीद रद्द अमल तो पैदा हुआ है, मगर अब तक इसके नतीजे में कोई मौसर अमली कदम सामने नहीं आया। सदर मैक्रोन का यह फैसला एक बहादुर कदम है, जो आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन जैसे चंद यूरोपीय इत्तेहादियों के फैसलों के बाद आया है, लेकिन अब वो एक बड़ी आलमी ताकत के तौर पर इस रास्ते की क़यादत कर रहे हैं और दूसरे बड़े ममालिक को इसकी पैरवी का रास्ता दिखा रहे हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इस ऐलान के बाद फ्रांसीसी ऐवान सदर के एक सीनियर ओहदेदार ने CNN को बताया कि उनकी दीगर साथियों से भी फ़ोन पर बात हुई है और उन्हें यकीन है कि सितंबर में सिर्फ फ्रांस ही फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला मुल्क नहीं होगा, यानी अब नज़रें गालिबन बरतानिया और मुमकिना तौर पर जर्मनी पर होंगी। अलबत्ता इसराइल के करीब तरीन इत्तेहादी अमेरिका के इस सिमत में कदम बढ़ाने का इम्कान ना होने के बराबर है, चाहे वहाँ ट्रंप की हुकूमत हो या ना हो। अगरचे आलमी सतह पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम किए जाने से कोई जादुई तब्दीली मुमकिन हो भी जाए, तब भी सदर मैक्रोन की तरफ से दी गई सितंबर की डेडलाइन उन हज़ारों फ़लस्तीनियों के लिए बहुत देर से आएगी जो इसराइली नाकाबंदी के बाइस खुराक की शदीद किल्लत का शिकार होकर मौत के दिहाने पर हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि फ्रांस का ये तनहा ऐलान सदर मैक्रोन की तरफ से एक किस्म की बेचैनी या मायूसी का इंदिया भी देता है। मैक्रोन आमतौर पर आलमी सतह पर इत्तिहाद के साथ कदम उठाने को तरजीह देते हैं। उनका मानना है कि इकट्ठे चलने में ताकत है और यही अक्सर कामयाबी का रास्ता बनता है। तकरीबन 1 माह पहले ऐसा लग रहा था कि फ्रांस फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए तैयारी मुकम्मल कर चुका है। सऊदी अरब के साथ मिलकर 17 से 20 जून तक रियाज में एक सरबराही इजलास मुनक्किद होना था, लेकिन जैसे ही 13 जून को इसराइल और ईरान के दरमियान खुली झड़पें शुरू हो गईं, यह मंसूबा मनसूख हो गया। तज्ज़ियाकारों की तवक्को ये थी कि फ्रांस और सऊदी अरब दीगर इत्तेहादियों को भी अपने साथ मिलाकर मुश्तरका तौर पर रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे। यह कदम इसराइल और अमेरिका के लिए 2 रियासती हल और अमन की ज़रूरत का एक ताकतवर सिफारती पैगाम होता। अब अगर सितंबर में कुछ दीगर ममालिक फ्रांस के साथ शामिल हो जाएं तो मैक्रोन को शायद सिफारती कामयाबी हासिल हो जाए, लेकिन यह कामयाबी
बगैर कीमत के नहीं आएगी। इसके लिए मैक्रोन को फ्रांस के सिफारती असर रसूख को दांव पर लगाना पड़ा है और कई हिचकिचाते इत्तेहादियों को राजी करना भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। इस हवाले से फ्रांसीसी सदारती महल के एक सीनियर एहलकार ने बताया कि इस इकदाम का मकसद दीगर ममालिक पर थोड़ा सा दबाव डालना है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने 2 रियासती हल पर अमली इकदाम करने और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने में मुसलसल हिचकिचाहट दिखाई है। इसराइल के साथ मगरबी इत्तेहादी ताल्लुकात का एहतराम, गजा में इस्लाम पसंद हुकूमत से नफरत, मगरबी किनारे की फ़लस्तीनी अथॉरिटी की कमज़ोरियाँ और दहाइयों पर मुहित एक बज़ाहिर काबिल कबूल स्टेटस को ने इसराइली सेटलमेंट्स और फ़लस्तीनियों पर हमलों पर हल्का एहतजाज तो मुमकिन बनाया, लेकिन बैन अल-अक़वामी पॉलिसी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने दी। अब फ्रांस इस ग्लास सीलिंग को तोड़ रहा है। फ्रांस एक तवील अरसे से फ़लस्तीनी कॉज के लिए हमदर्दी रखता है। वहाँ फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना कोई मुतराज़ कदम नहीं होगा। दूसरी आलमी जंग के बाद फ्रांसीसी रहनुमा चार्ल्स डी गाल ने 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद खुल्लेआम फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ्रांस की हिमायत का ऐलान किया था और पेरिस ने दहाइयों तक PLO के साथ रवाबित रखे। हालांकि इसी तंजीम के नाम पर फ्रांसीसी सरजमीन पर दहशतगर्द हमले भी हुए। 2014 में फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीन को तस्लीम करे, एक अपील जिसकी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हिमायत की, लेकिन 2017 तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए की गई वोटिंग नाकाम रही। फ्रांस तवील अरसे से इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 1967 की सरहदों की बुनियाद पर 2 रियासती हल की हिमायत करता रहा है। हालांकि फ्रांसीसी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक फ्रांस की जानिब से तस्लीम करदा फ़लस्तीनी रियासत के लिए सरहदों का तयन नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि मैक्रोन ने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमलों के जवाब में इसराइल की जवाबी कार्रवाई की भरपूर हिमायत की थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने नेतन्याहू और इसराइल की जंगी हिकमत अमली पर अपनी तनकीद सख्त कर दी। मैक्रोन ने अवामी सतह पर इस बात पर तशवीश जाहिर की कि ये तनाज़ा फ्रांस में दरामद ना हो जाए, जो यूरोप में यहूदियों और मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है। लेकिन जैसे जैसे गजा में अमवात बढ़ती गई, फ्रांस ने इसराइल को असलहे की बरामदात पर पाबंदी लगा दी, गजा में इमदादी सामान पहुँचाने की मुहिम की क़यादत की और बारहा जंगबंदी, इंसानी इमदाद और सहाफ़ियों की रसाई का मुतालबा करता रहा। इस एतमाद के कदम के साथ, यानी अपने हम पल्ला यूरोपीय ममालिक से पहले फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले के साथ, फ्रांस यकीनन ये उम्मीद रखता है कि मगरबी दुनिया में भी एक डोमिनो इफ़ेक्ट पैदा होगा, जबकि गजा के आम शहरियों के लिए इमदाद अब भी ज़ालिमाना हद तक दूर है। शायद ये इकदाम कुछ रिलीफ लाने की आखिरी कोशिश हो। वाज़ेह है कि फ्रांस पहला यूरोपीय मुल्क नहीं होगा जिसने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया हो। गुज़िश्ता साल मई में स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था। इससे पहले भी चंद दीगर यूरोपीय ममालिक ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रखा है, मगर अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन और G7 ममालिक का रुकन होने की वजह से फ्रांस बैन अल-अक़वामी सतह पर एक बड़ा असर सूख रखता है। इस हवाले से BBC के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन और G7 का हिस्सा होने की वजह से फ्रांस मशरिक़ वस्ता के हवाले से सिफारती तौर पर नुमायां असर सूख रखता है, जो उन दीगर यूरोपीय यूनियन के ममालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है जिन्होंने पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रखा है। अब तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक में स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड और स्लोवेनिया शामिल है। इसलिए फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ऐलान नुमायां अहमियत का हामिल है। पोलैंड और हंगरी जैसे यूरोप के कुछ दीगर ममालिक ने 1980 की दहाई में कम्युनिस्ट दौर में फ़लस्तीन को तस्लीम किया था। बेल्जियम, जो हालिया जंग में इसराइल का एक नुमायां नाक़िद रहा है, फ़लस्तीन को तस्लीम करने के मामले पर गौर कर रहा है और बताया गया है कि वो सितंबर के अवाइल में फैसला करेगा। बेल्जियम के वज़ीर आज़म ने मई में कहा था कि वो ज़ाती तौर पर इसे कोई दानिशमंदाना कदम नहीं समझते, क्योंकि ये एक ऐसी रियासत होगी जिसकी सरहदों का ही पता नहीं होगा, ना ही ये वाज़ेह होगा कि वहाँ अथॉरिटी किसके पास है और ना ही ये कि शराकतदार के तौर पर किससे बात की जाएगी। जबकि इस हवाले से BBC के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बोवन ने लिखा है कि सदर मैक्रोन का अक़वाम मुत्तहिदा में सितंबर में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला क्या वाकई कोई बड़ी तब्दीली लाएगा। मैक्रोन को यकीनन ये उम्मीद है कि यह कदम 2 रियासती हल के बारे में बार बार दोहराए जाने वाले नारे को एक नई जान बख्शेगा। लेकिन इसराइल की तरफ से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम ना करने के अपने अज़म को मज़ीद सख्त कर दिया है। नेतन्याहू का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी रियासत इसराइल के ख़ात्मे का लॉन्च पैड बनेगी, जबकि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़लेल स्मोट्रिच जैसे इंतहा पसंद कौम परस्त धड़े मौजूदा सूरत हाल को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपना नज़रिया आगे बढ़ा सकें, जिसे वो यकतरफा दबाव का सेहूनी जवाब कहते हैं। स्मोट्रिच के लिए इसका मतलब है कि इस इलाके पर इसराइली खुद मुख्तारी को वुसअत देना,
जिसे इसराइल जुडाया एंड समारिया कहता है और जो बैनुल-अक़वामी तौर पर मगरबी किनारे के नाम से जाना जाता है। इसराइल की इंतहा पसंद दाएं बाजू की क़ुव्वतें मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में ज़म करना चाहती हैं और वहाँ के फ़लस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर निकालने की ख्वाहां हैं। उनका तसव्वुर है कि ये पूरा इलाका सिर्फ यहूदियों की सरजमीन हो और इस पर मुकम्मल इसराइली खुद मुख्तारी कायम हो। दूसरी तरफ बरतानिया में वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को अपनी ही जमात के अंदर से शदीद दबाव का सामना है कि वो भी फ्रांस के नक्शे कदम पर चलें और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करें। फ्रांस के ऐलान के बाद अब बरतानिया पर भी रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने के लिए दबाव बढ़ रहा है और मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 100 से ज़ायद बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को ख़त लिखा है जिसमें उनसे मुतालबा किया गया है कि वो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करें। जबकि आज बरतानवी वज़ीर आज़म की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स से अहम गुफ्तगू भी तय है। इससे पहले कल गज़ा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म ने एक बयान भी जारी किया था। बरतानवी वज़ीर आज़म की जानिब से जारी इस बयान के मुताबिक गज़ा में जो तकलीफ़ और भूख का आलम है वो नाकाबिले बयान और नाकाबिले दिफा है। अगरचे ये सूरत हाल पहले ही काफ़ी संगीन थी, लेकिन अब ये एक नई इंतहा को पहुँच चुकी है और मज़ीद बिगड़ती जा रही है। हम एक इंसानियत सोज़ अलमिया अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। मैं कल अपने E3 शराकतदारों के साथ एक हंगामी इजलास करूँगा जिसमें हम फौरी तौर पर कत्ल गारत को रोकने, लोगों को अशद ज़रूरी खुराक पहुँचाने और एक पायदार अमन के लिए दरकार इक़दामात पर बात करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म के मुताबिक हम सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इसराइल को फौरी तौर पर अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाना होगी और वो इमदाद जिसकी शदीद ज़रूरत है बग़ैर किसी ताख़ीर के गज़ा में दाखिल होने देना होगी। इन अंधेरों में किसी उम्मीद भरी रोशनी को देखना मुश्किल है, लेकिन मैं एक बार फिर तमाम फरीक़ों से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि वो नेक नियति के साथ और फौरी तौर पर मुज़ाकरात करें। फौरी जंगबंदी के लिए हमास तमाम यरग़मालियों को बग़ैर किसी शर्त के रिहा करे। हम अमरीका, कतर और मिस्र की इन कोशिशों की हिमायत करते हैं जो वो इस मकसद के लिए कर रहे हैं। हम इस बात पर वाज़ेह हैं कि फ़लस्तीनी अवाम की रियासत का हक़ नाकाबिले तंसीख है। जंग बंदी हमें फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने और 2 रियासती हल की जानिब ले जाएगी, एक ऐसा हल जो फ़लस्तीनियों और इसराइलियों दोनों के लिए अमन और सलामती की ज़मानत देगा। दूसरी जानिब गज़ा में जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात भी फ़िलहाल बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। पहले इसराइल ने दोहा से अपनी मुज़ाकराती वफ़्त को वापस बुला लिया, इसके बाद अब अमेरिका ने भी अपने वफ़्त को वापस बुला लिया है। इस हवाले से कल एक्स पर पोस्ट करते हुए मशरिक़ वस्ता के लिए सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा था कि हमने हमास के ताज़ा तरीन रद्द अमल के बाद अपनी टीम को मुशावरत के लिए दोहा से वापस बुलाने का फैसला किया है, जो वाज़ेह तौर पर गज़ा में जंग बंदी के हुसूल की ख्वाहिश की कमी को ज़ाहिर करता है। अगरचे सालिसों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन हमास या तो मरबूत नज़र नहीं आती या फिर नेक नियति से काम नहीं कर रही। हम अब यरग़मालियों को वापस लाने और गज़ा के अवाम के लिए ज़्यादा मुस्तहकम माहौल पैदा करने की कोशिश के लिए मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर करेंगे। ये शर्मनाक है कि हमास ने इतने खुद गर्ज तरीक़े से काम किया। हम इस तनाज़े के ख़ात्मे और गज़ा में अमन के क़याम के लिए पुरअज़म हैं। इसके बाद आज अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा कि हमास मुआहदा करना ही नहीं चाहती और मुझे लगता है कि वो मरना चाहते हैं। Pulled out in terms of negotiating. It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal. I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're going to have to finish the job. They really they asked for things. Don't forget, we got a lot of hostages out. So now we're down to the final hostages, and they know what happens after you get the final hostages. And basically, because of that, they really didn't want to make a deal. I saw that. So they pulled out, and they're going to have to fight and they're going to have to clean it up. You're going to have to get rid of it. जबकि इसराइल भी अमेरिका के इस मौक़िफ़ को दोहरा रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मशरिक़ वस्ता के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। हमास यरग़मालियों की रिहाई के मुआहदे में रुकावट है। इसराइली वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हम अब अपने अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं ताकि अपने यरग़मालियों को वापस लाया जा सके, हमास के टेरर रूल का खात्मा किया जा सके और इसराइल और हमारे खित्ते के लिए पायदार अमन हासिल किया जा सके। अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर हमास के साथ मुज़ाकरात को ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि वो यरग़मालियों की रिहाई के लिए दूसरे ऑप्शंस पर जा रहे हैं। मगर अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका और इसराइल हमास पर दबाव डालने के लिए मुज़ाकरात से पीछे हट रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की खबर के मुताबिक गज़ा में जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात में नाकामी उस वक्त सामने आई कि जब अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ गज़ा पर बातचीत के लिए कतरी और इसराइली हुकाम से मुलाकात के लिए इटली पहुंचे थे और स्टीव विटकॉफ उम्मीद कर रहे थे कि वो 60 रोज़ा जंगबंदी के मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए इसी हफ्ते दोहा जाएंगे। स्टीव विटकॉफ के बयान जारी करने से कुछ ही देर पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया
کہ وہ دوحہ سے اسرائیلی مذاکرات کاروں کو واپس بلا رہے ہیں کیونکہ حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق تازہ ترین تجویز کے جواب میں نئے مطالبات پیش کر دیے، جبکہ اسٹیو وٹکاف نے اپنے بیان میں کہا کہ حماس کے رد عمل کے نتیجے میں امریکہ نے بھی اپنے وفد کو مشاورت کے لیے واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے مطابق ایک امریکی عہدیدار اسٹیو وٹکاف کی نمائندگی کرتے ہوئے گزشتہ 2 ہفتوں سے دوحہ میں موجود تھا اور وہ اسرائیلی، قطری اور مصری ثالثوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا۔ ایک اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ مذاکرات کاروں کو واپس بلانے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا تاکہ مذاکرات میں ہلچل پیدا کی جا سکے اور حماس پر اس تجویز کو ماننے کے لیے اضافی دباؤ ڈالا جا سکے، جس میں 10 زندہ اور 18 مرے ہوئے یرغمالیوں کی واپسی بھی شامل ہے۔ اسرائیلی اہلکار نے زور دے کر کہا کہ مذاکرات کولیپس نہیں ہوئے ہیں، تاہم یہ بھی واضح نہیں ہے کہ مذاکرات کاروں کی واپسی مذاکرات میں کسی بڑے وقفے کا باعث تو نہیں بنے گی، اور یہ بھی غیر واضح ہے کہ اگر بات چیت تعطل کا شکار رہی تو امریکہ کن متبادل آپشنز پر عمل کرے گا، خاص طور پر ایسے وقت میں کہ جب غزہ میں انسانی بحران تیزی سے تباہ کن صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ دوسری طرف حماس نے کہا کہ وہ اسٹیو وٹکاف کے منفی بیانات پر حیران ہے۔ حماس نے دعویٰ بھی کیا کہ مصری اور قطری ثالثوں نے حماس کے تعمیری اور مثبت موقف پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، جو ایک جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اب بھی مذاکرات کو مکمل کرنے، رکاوٹوں پر قابو پانے اور مستقل جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے پرعزم ہے۔ خبر کے مطابق ایک اعلیٰ اسرائیلی عہدیدار اور اس معاملے کی تفصیلات سے آگاہ ایک ذریعے کے مطابق حماس نے یرغمالیوں کے بدلے میں رہائی پانے والے فلسطینی قیدیوں کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ قطری ثالثوں نے حماس سے کہا تھا کہ وہ اس معاملے کو دوبارہ نہ کھولیں، مگر جب حماس نے ایسا کیا تو اسرائیلی حکام نے سخت رد عمل دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ بندی کی تجویز کے جواب میں حماس کے رد عمل کی روشنی میں مذاکراتی ٹیم کو مزید مشاورت کے لیے اسرائیل واپس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق قطری اور مصری ثالثوں نے ایک ہفتہ پہلے اسرائیل اور حماس دونوں کو ایک اپڈیٹڈ تجویز پیش کی تھی۔ اسرائیل نے اس تجویز کو قبول کر لیا تھا۔ اس حوالے سے براہ راست آگاہی رکھنے والے 3 ذرائع کے مطابق حماس نے ابتدائی تاخیر کے بعد منگل کو اس تجویز پر جواب دیا تھا، لیکن مصری اور قطری ثالثوں نے حماس سے کہا کہ یہ جواب ناکافی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے اسے اسرائیلی حکام تک پہنچانے سے انکار کر دیا، اور پھر جمعرات کی صبح حماس نے ایک نیا اور زیادہ تفصیلی جواب پیش کر دیا۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جواب پچھلے جواب سے بہتر تھا، لیکن پھر بھی اس نے فریقین کے درمیان نمایاں خلا پیدا کیا، خاص طور پر قیدیوں کے معاملے پر۔ ذرائع کے مطابق حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل تجویز میں شامل 125 فلسطینیوں کے بجائے 200 ایسے فلسطینیوں کو رہا کرے جو اسرائیلیوں کو قتل کرنے کے جرم میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ ساتھ ہی مجوزہ 1200 قیدیوں کی رہائی کے بجائے ان 2000 فلسطینیوں کو رہا کرے جنہیں 7 اکتوبر کے بعد غزہ میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک ذرائع کے مطابق اس کے جواب میں سینئر اسرائیلی حکام نے وائٹ ہاؤس کے ایلچی اسٹیو وٹکاف کو بتایا کہ حماس کا یہ مطالبہ ناقابل قبول ہے۔ ایک ایسے ذریعے کے مطابق جو مذاکرات سے واقف ہے، اس ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ حماس کا مذاکرات میں حتمی نہیں بلکہ ابتدائی موقف ہے۔ اس ساری صورتحال میں غزہ میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور بھوک کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی موت کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ صرف آج کم از کم 9 فلسطینیوں کی بھوک کی وجہ سے موت ہو چکی ہے، جس کے بعد صرف بھوک سے مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد کم از کم 122 ہو گئی ہے، اور یہ سب کچھ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امداد کی ناکہ بندی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ CNN نے غزہ میں بھوکے اور بے بس فلسطینیوں کو دکھایا ہے جو کھانے کے انتظار میں خالی برتنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فادیہ ابو ناموز دوپہر کی گرمی میں ایک کمیونٹی کچن کے باہر کھڑی ہیں۔ وہ صبح 6 بجے سے یہاں موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے خاندان میں 9 افراد ہیں۔ وہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کر پا رہی۔ کل سے اب تک صرف تھوڑی سی دال کی یخنی کھائی ہے۔ جب وہ کہتی ہیں کہ اب صرف پانی پر گزارا ہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ غزہ سٹی میں ہر چہرے پر بے بسی صاف نظر آتی ہے۔ ہر مرد، عورت اور بچہ ایک برتن کے لیے کھڑا ہے، امید کے ساتھ کہ شاید اس میں کچھ کھانا مل جائے جو انہیں اگلا دن جینے کی طاقت دے سکے۔ لیکن پھر یہ منظر سامنے آتا ہے۔ کچھ مرد اور لڑکے رکاوٹیں پھلانگ کر اندر گھس آتے ہیں اور خود ہی کھانا اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کچن میں کام کرنے والے کچھ لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ خود کو بچا سکیں۔ بعض لوگ رکاوٹوں کے پیچھے سے صرف بے بسی سے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آج صرف وہی لوگ کھانے کے ساتھ گھر لوٹیں گے جو طاقتور اور تیز ہیں۔ It is the strongest and the fittest who will go home with food today. Judy is 6 months old.
जूली सिर्फ 6 माह की है। इसके पतले बाजू और कमजोर चेहरा इसकी शदीद ग़िज़ाई किल्लत को जाहिर कर रहे हैं। इसकी माँ कहती है कि इसे सीने का इन्फेक्शन और बुखार भी है। जब वो पैदा हुई थी तो इसका वजन 2 किलो था। अब 6 माह बाद वो सिर्फ 2.3 किलो की है, यानी 6 माह से ज्यादा अरसे में इसका वजन ना होने के बराबर बढ़ा है। फ्रांसीसी अस्पताल ग़िज़ाई किल्लत के मरीजों से भरा हुआ है। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब वो अपने मरीजों को दिन में एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकते और पीने का साफ पानी और दवा भी तकरीबन खत्म हो चुकी है। एक डॉक्टर कहते हैं कि हम बहुत संगीन सतह के ग़िज़ाई किल्लत के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये बहुत खतरनाक है। गजा में मौत की शरह तेजी से बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह भूख और आलूदा पानी है। ये मंजर सिर्फ एक अस्पताल तक महदूद नहीं, बल्कि जो भी मेडिकल सेंटर अभी काम कर रहा है वहाँ यही हालात है। दूसरी तरफ सूप बांटने वाले किचन के बाहर हुजूम धक्कम पेल कर रहा है, या तो कतार में जगह बनाने के लिए या सिर्फ अपने बर्तन को बचा कर रखने के लिए। एक लड़का जिसे कुछ सूप मिल गया है वो इस बात को यकीनी बना रहा है कि एक कतरा भी जाया ना हो। एक खातून कहती है कि सिर्फ कहत नहीं है, ये नाकाबिले बयान हालात हैं। एक तरफ भूख है, दूसरी तरफ फजाई हमले। अब वो जंगबंदी की उम्मीद भी नहीं रखती, बस चाहती हैं कि सरहदें खोल दी जाएं, क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। Crossings. में ब्रेक शामिल करते हैं। एक अहम खबर आपके सामने रखी। गुज़िश्ता दिनों मुसलसल इजाफे के साथ 285 रुपए की सतह पर पहुंचने के बाद डॉलर 2 दिन से मुसलसल गिर रहा है और बड़े मार्जिन से गिर रहा है। आज भी रुपए के मुकाबले में डॉलर 76 पैसे गिरा और 283 रुपए 45 पैसे की सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए 5 पैसे कम होकर 286 रुपए 55 पैसे का हो गया। आज स्टॉक मार्केट में भी 514 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और वो 1,39,207 पॉइंट्स पर बंद हुई। और अब सबकी नजरें अगले हफ्ते 30 जुलाई को होने वाले स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास पर हैं, जहां एक तरफ मुतालबा किया जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी के बाद स्टेट बैंक शरह सूद में बड़ी कमी करे, मगर इसके साथ ही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक अपना कॉशियस स्टांस बरकरार रखे और मुआशी इस्तेहकाम के सिलसिले को ही आगे बढ़ाए, ताकि मुल्क दोबारा बूम बस्ट साइकिल की तरफ ना जाए, जिसका खुद गवर्नर स्टेट बैंक भी बार बार जिक्र कर चुके हैं। सारी सूरत हाल में मुआशी इस्तेहकाम से मुआशी तरक्की और फिर उस मुआशी तरक्की की पायदारी पर सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत की तरजीहात अब भी ऐसे रिफॉर्म्स करने की तरफ नहीं है कि जिससे मुल्क एक पायदार मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ सके। इस पर बात करेंगे साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। पाशा साहब, सबसे पहले आपका क्या मशवरा होगा कि क्या वाकई एक बड़ी कमी स्टेट बैंक को करनी चाहिए या अपना कॉशियस स्टांस ही बरकरार रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो इशारे दिए हैं, माशाअल्लाह के हालात में कुछ बेहतरी आई है। यकीनन ये बात बिल्कुल मुनासिब है। और अब आप ये देखिए कि अल्लाह के फजल से हमारे रिजर्व्स में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ। एक महीने में $9.5 अरब से बढ़कर $14.5 अरब तक पहुंच गए। और यकीनन ये तो खैर कर्ज़ों की उसूली की वजह से हुआ है। जो भी होता है हमारे यहाँ इजाफा रिजर्व्स का वो कर्ज़ों से ही होता है। अलबत्ता ये है कि अगर आपने सूद का रेट क़ायम रखा तो उसके नतीजे में होता ये है कि प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट की जो डिमांड होती है वो कम होती है, और कम जब होती है तो बाहर से मशीनरी वगैरह की दरामदात भी कम होती है। तो स्टेट बैंक ने इसलिए ये पॉलिसी अख्तियार किया था। आपको याद होगा जब हालात बहुत ख़राब थे 2022-23 में, तो हम अपने सरे सूद को 22% तक लेके चले गए थे, तारीख का सबसे बुलंद लेवल। और उसकी यही वजह थी कि हम अपने इंपोर्ट्स को कम करना चाह रहे थे। अब इस वक्त भी पोजीशन ये है कि आपकी जो बेहतरी आई है वो रेमिटेंसेस की वजह से आया है, मगर बात यह है कि आपके एक्सपोर्ट्स में स्टेट बैंक कह रहा है कि पिछले साल सिर्फ 4% का इजाफा हुआ है, अलबत्ता इंपोर्ट्स में 11% इजाफा हुआ। तो गैप तो बढ़ रहा है, और इसलिए शायद मैं ये रेकमेंड करूँगा कि कुछ अरसा और आप ये देखें कि रिजर्व्स अगर वाकई 3 महीने के लेवल तक पहुंच जाते हैं दरामदात के, जो कि 17-18 अरब डॉलर होंगे, तो उस वक्त हालात यकीनन वाज़े तौर पर बेहतर होंगे और उस वक्त इंटरेस्ट रेट्स को गिराने की एक कोशिश और सिलसिला शुरू
ہو سکتا ہے. اس وقت میری اپنی ایڈوائس یہ ہے کہ تھوڑا سا اور اس کو واچ کریں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ مسلسل ظاہر اس حوالے سے لکھتے رہے کہ انمپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور جو معاشی پرفارمنس رہی ہے پچھلے 3-4 سال کی اس میں جو بے روزگاری ہے اسے بڑھنا ہی تھا. اب آپ کو کچھ ایسے اشاریے نظر آ رہے ہیں کہ کم از کم ملک اتنی ترقی کر سکے کہ کچھ جاب کریشن ہو سکے، یا اب بھی معیشت میں استحکام ضرور ہے مگر معیشت اس کام کے لیے نہیں تیار نظر آتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کا سر نمو جو تھا وہ تقریباً 2.7% تھا، اور جو سب سے پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ آپ کا جو بڑا کراپ کا سیکٹر جو ہے جسے ہم میجر کراپ سیکٹر کہتے ہیں اس میں 13.5% کمی آئی. یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا گراوٹ تھا. دوسری طرف آپ کا صنعتی شعبہ بھی منفی رہا، خاص طور پہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. یہ 2 سیکٹرز ایسے ہیں جہاں سے امپلائمنٹ خاص طور پہ انڈسٹری میں ابزارپشن ہوتا ہے، اور سروسز میں تو زیادہ تر انفارمل سیکٹر میں لوگ رہتے ہیں اور اس میں آمدنی بھی کم ہوتی ہے. تو جب تک پاکستان کا شرح نمو 5-5.5% تک نہیں جاتا ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ خدا نخواستہ جو پیمانہ ہے آپ کے بے روزگاری کا اور غربت کا وہ وہی رہے گا، اور خدا نخواستہ تھوڑا بڑھ بھی سکتا ہے. یہ بہت پریشان کن بات ہے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت ہمارے نوجوان جو ہیں، مرد اور خواتین، تقریباً 2 کروڑ نوجوان ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں یا بیکار ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، یا تو کوشش کر رہے ہیں جاب کی نہیں مل رہی ہے، یا بالکل گیو اپ کر کے آئیڈل یوتھ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، آئیڈل یوتھ بن گئے ہیں. یہ بہت زیادہ پریشان کن سچویشن ہے. اور جو 5% کا نمبر ہے جس ترقی کی شرح کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ذرا کچھ ہمیں جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں وہ اس میں اضافہ نظر آیا، ریمیٹنسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جس کی وجہ سے ہمیں 2.1 ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پچھلے مالی سال میں ملا. ایکسپورٹس میں وہ اضافہ نہیں ہے، امپورٹس میں زیادہ اضافہ ہے. آپ کو لگتا ہے اس صورتحال میں ہم 5% ترقی پر جا سکتے ہیں بغیر جو بوم بسٹ والا ماحول ہوتا ہے کہ 5% پہ اچانک امپورٹس اتنی بڑھ جائیں ہماری کہ ایک دفعہ پھر ریزروز کم ہوں اور ڈیفالٹ کی صورتحال پیدا ہو جائے؟ اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. جسے کہتے ہیں نا، ہمارے معاشی حالات میں اگر آپ کسی چیز کو بدن سمجھیں، باڈی، تو اس میں خون جو ہے وہ 2 چیزوں سے ملتا ہے، بدن چلتا ہے. ایک خون کا ہے آپ کے برآمدات، ایکسپورٹس، اور دوسرا خون جو ہے وہ آپ کے ریونیوز ہیں، ریونیوز. جب تک یہ 2 آپ کے چیزیں بدن میں بڑھیں گے نہیں تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 5% گروتھ ریٹ شرح نمو حاصل کرنا مشکل رہے گا. اور ڈاکٹر صاحب پچھلے سال آپ مسلسل ایک بات لکھتے رہے کہ جو انفلوز ہیں وہ نہیں آ رہا ہے اور بین الاقوامی اداروں سے بھی نہیں آ رہا ہے، اور وہ ہمیں نظر بھی آیا. اور اسٹیٹ بینک نے ظاہر سرپلس آ رہا تھا تو تقریباً ابتدائی 9 ماہ میں پچھلے مالی سال کے 6.8 ارب ڈالرز مارکیٹ سے خریدے، جس کی وجہ سے ادائیگیاں بھی ہو گئی، ریزروز میں بھی استحکام آیا. اس سال جب کچھ ریٹنگز بھی بہتر ہو رہی ہوں اور پاکستان کے تقریباً 14.5 ارب ڈالرز کے ریزروز بھی ہوں جو کہ تقریباً 11 ہفتوں کی امپورٹس کے لیے کافی ہوں، تو آپ کو لگتا ہے اتنا اعتماد ہوگا کہ پاکستان بین الاقوامی جو مارکیٹس ہیں وہاں سے بھی جا کے کچھ پیسے ریز کر سکے اور بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی ٹارگٹ کے مطابق ہمیں پیسے دیں جس کی وجہ سے وہ پریشرز نہ ہوں جو لاسٹ ایئر بلڈ ہو رہے تھے؟ جی، یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے. حالات میں یقیناً فارن ایکسچینج معاملات کے لحاظ سے بہتری آئی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کب تک چلے گا. اس لیے کہ اب آپ یہ سوچیے کہ 1 مہینے میں اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں 5 ارب ڈالر کی تبدیلی آتی ہے پچھلے 2 مہینوں میں. تو یہ سچویشن ابھی تک سٹیبلائز نہیں ہوئی ہے، اور مارکیٹ ٹیسٹ پاکستان کے لیے یہ ہوگا کہ پاکستان پھر سے یورو یا سکوک بانڈز انٹرنیشنلی فلوٹ کر پائے گا. ہم نے پچھلے سال 1 ارب ڈالر کا ٹارگٹ رکھا تھا مگر وہ ہم میٹ نہیں کر پائے.
कमर्शियल बैंकों से लोन्स की भी इनफ्लो कम हुई है। आखिरी दिनों में कुछ बेहतर हालात आए मिडल ईस्ट से। सो सवाल ये पैदा होता है कि देखिए इस वक्त जो ग्लोबल हालात हैं और जो यहाँ के रीजन में कुछ हालात कुछ मामूल से बदल के इस वक्त हैं, तो इसलिए कुछ रिस्क का एलिमेंट कुछ हद तक बढ़ गया है और फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त शायद सोचेंगे, हालांकि पाकिस्तान के इंडिकेटर्स बेहतर हैं। और अब आप ये देखिए कि पिछले साल हमारे पास जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया वो मिला के $2 अरब, जो कि एक लेवल ऐसा है जो पिछले सालों भी रहा, कुछ साल तो इससे भी ज़्यादा रहा। तो अभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वाज़ेह तौर पर इजाफा नहीं हो रहा है और अब इंशाल्लाह कोशिश करनी चाहिए। बेशुमार मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, बट उसका नतीजा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाजी साहब की सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और अहम मामला है आवाम से मुताल्लिक, तफसीलात सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में रवां हफ्ते भी चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 200 रुपये फ़ी किलो रही है। जब से हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हुआ। रवां हफ्ते से चीनी की कीमतों में कमी तो आई है, मगर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक ही मिल रही है। आज जारी होने वाले पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अदाद शुमार के मुताबिक चीनी की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 200 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 180 रुपये पर आ गई है। गुज़िश्ता साल जब जून में हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला किया तो इस शर्त के साथ चीनी बरामद करने की इजाज़त ली कि चीनी की कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से ऊपर जाने नहीं दी जाएगी। मगर रवां साल के आगाज़ से ही चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा शुरू हो गया। फिर चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी और चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई। इस हफ्ते पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी 5 लाख टन चीनी की इंपोर्ट का मामला ज़ेर बहस आया, जिसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की दरामद पर अगले इजलास में तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। और एक और जो मामला है खाने की तेल की कीमतों में नाजायज़ मुनाफे के हवाले से आज खालिद मुस्तफ़ा साहब की खबर है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कमोडिटी एक्सपर्ट शमसुल इस्लाम साहब। शमसुल साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले चीनी का मामला जब बढ़ती है तो कंट्रोल से बाहर होती है, मगर हुकूमत फिर बार बार दावे कर रही है। आज जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर आए हैं उसमें एवरेज कमी ज़रूर आई है, मगर ज़्यादातर कीमत अभी भी 200 रुपये है। क्या मामला है? देखिए जी, चीनी के अंदर जब हुकूमत अपनी मुदाखलत करती है, इंटरवेंशन करती है, चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं होती बल्कि महंगी हो जाती हैं। और आपने अभी देखा हालिया दिनों में हुकूमत ने जब ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस सामने आया, स्कैंडल सामने आया, तो चीनी की कीमतों को फिक्स करने के लिए शुगर मिल्स के साथ उन्होंने एक मीटिंग की और उसके अंदर 165 रुपये एक्स मिल की कीमत तय कर दी गई। अब एक्स मिल 165 पे बहुत सारी शुगर मिल जो हैं वो देने को तैयारी नहीं है और साथ ही रिटेल की प्राइस फिक्स की गई कि 173 की रिटेल की जाएगी। अब अगर चीनी 165 में किसी को नहीं मिल रही तो वो रिटेलर कैसे रिटेल करेगा? क्रैकडाउन हो रहे हैं, पंजाब में भी क्रैकडाउन हुआ है, बहुत सारे करियाना मर्चेंट जो है, करियाना शॉप वाले, उन्होंने चीनी रखना छोड़ दी है। इसी तरह से आज कराची में भी एक क्रैकडाउन हुआ। तो ये किसी तरह से भी सोल्यूशन का हल नहीं होता, इसका सोल्यूशन नहीं होता कि आप इंटरवेंशन करें, प्राइस फिक्सेशन करें या फिर क्रैकडाउन करें। हुकूमत को अपनी जो गलतियाँ थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ स्कैम आया, उसके ऊपर 12 हमने खामियों को दूर करने की तरफ इशारा किया, लेकिन अभी तक हुकूमत ने उस मार्केट को अपनी तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपकी कीमतें महंगी हो रही हैं। अगर आप देखेंगे 10 जून को जब 2024 में चीनी की एक्सपोर्ट 1.5 लाख टन की अलाउ की गई थी, उस वक्त चीनी की मार्केट में जो शुगर मिल एक्स मिल है प्राइस वो 131 रुपये 50 से 132 रुपये किलो तक की थी। और जब एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई तो कीमत आपने देखा कि सितंबर के अंदर 195 रुपये किलो 2024 में 195 रुपये किलो तक पहुंच गई थी। और जबकि क्रशिंग सीजन स्टार्ट होने से पहले मार्केट में पाकिस्तान भर में जो है 200-230 रुपये किलो तक चीनी बिकी। इस दफ़ा फिर हुकूमत ने ये किया कि हुकूमत ने अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं किया, बल्कि वही चीज़ दोबारा
دوبارہ دہرائی کہ فکسیشن کی اور ساتھ میں ان سے عہد لیا کہ آپ قیمتیں نہیں بڑھائیں گے, جو پہلے بھی ناکام ہو چکا تھا. کیونکہ پچھلی دفعہ بھی جب ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی پرائس کو نہیں بڑھایا جائے گا, لیکن پرائسز بڑھی. اور اب پھر آپ نے جب 5 لاکھ ٹن کی چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تو اس کے بعد سے پھر آپ کی قیمتوں میں اضافہ شروع ہو گیا, کیونکہ ایک بہت بڑی کوانٹٹی جب مارکیٹ میں ایک آپ انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی کوانٹٹی ایکسپورٹ کریں گے تو مارکیٹ کی جو فورسز ہوتی ہیں وہ ریئیکٹ کرتی ہیں, اور جن کے اندر سٹا مافیاز بھی ہیں, جن میں آپ کے ڈیلرز ہیں اور آپ کے جو آپ کے ذخیرہ اندوز ہیں وہ سارے انوالو ہو جاتے ہیں. دراصل یہ کھیل یوں بنایا جاتا ہے کہ چینی ملک کے اندر ہمیشہ سرپلس پیدا ہوتی ہے, اور اگر چینی سرپلس ہو تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو دیکھا جائے تو قیمتوں کی میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہاں ایک آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کی جاتی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ حکومت خود آ کے اعلان کرتی ہے کہ چینی ہمارے پاس اس دفعہ پیداوار کم ہوگی. آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں بھی آپ کو جب اس ایکسپورٹ کے بعد جب قیمتیں بڑھ گئیں تو کہا کہ جی اب ہمارے پاس چینی شارٹ ہے, حالانکہ چینی شارٹ نہیں تھی. پھر آپ نے امپورٹ کرنے کے لیے جو ٹینڈر دیے, وہ 3 لاکھ ٹن کا پہلا ٹینڈر آیا, اس میں بھی یہی ظاہر کیا گیا, میسج مارکیٹ کو دیا گیا کہ چینی شارٹ ہے اس لیے حکومت امپورٹ کر رہی ہے, اور اس کے اوپر ٹیکسز ختم کر کے تقریباً آلموسٹ زیرو کر دیے ٹیکسز کہ ہم اس کو الاؤ کریں گے اور اس طرح سے مارکیٹ میں ایک ریلیف لائیں گے. لیکن وہ ناکام ہوا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کوئی بیڈنگ نہیں آئی. آپ 1 اگست میں جولائی میں آپ ٹینڈرنگ کر رہے ہیں 18 جولائی تک کی, اور اس میں ایک بڑی کوانٹٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ود ان اگست شپمنٹ آ جائیں. تو ایسا کوئی بھی انٹرنیشنل سپلائر نہیں تھا جو اتنی شارٹ پیریڈ میں آپ کو سپلائی دے دے. آج پھر 1 لاکھ کا ٹینڈر دیا گیا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آئے گا, کیونکہ آگے آپ کے پاس ایک مارکیٹ میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے جہاں چینی مارکیٹ سے غائب ہوگی, پھر بلیک مارکیٹنگ کی جائے گی, اور شوگر ملز آج بھی بضد ہیں کہ ہم 165 میں نہیں دیں گے. تو یہ ایک حکومت کا فیلئر ہے, ایک بہت بڑا ایک اسکینڈل بنا. آپ دیکھیں کہ ایک سے اربوں روپے کا جو ہے وہ جیک پاٹ لگا ہے جو چینی کے بزنس سے وابستہ ہیں, شوگر ملز ہیں اور جو ڈیلرز ہیں. بہت شکریہ. چینی کا اسکینڈل ایک بڑا اسکینڈل شہباز شریف حکومت کے لیے بن گیا ہے. یہ وعدہ کر کے چینی برآمد کرنے کی اجازت دینا کہ لوکل مارکیٹ میں قیمتیں نہیں بڑھیں گی, پھر قیمتوں کا بڑھ جانا, پھر درآمد کرنے کی بات کرنا, اور پھر کہنا کہ اب قیمتیں سرٹن اماؤنٹ پر آ جائیں گی, پھر بھی نہ آنا. عوام کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے, اور ظاہر ہے سرمایہ داروں کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے. اس کے علاوہ روزنامہ جنگ میں خالد مصطفیٰ کی خبر کے مطابق چینی اسکینڈل ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا کہ کوکنگ آئل کے ایک اور بڑے مالی اسکینڈل کا انکشاف ہوا ہے. عالمی مارکیٹ میں کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 24% کمی ہوئی, مگر پاکستان میں قیمتیں 4.5% بڑھ گئیں. صارفین فی لیٹر 150 روپے اضافی دینے پر مجبور ہے, جس کا براہ راست فائدہ منافع خور مافیا کو ہو رہا ہے. پاکستان ملائیشیا اور انڈونیشیا سے رعایتی ڈیوٹی پر آئل درآمد کرتا ہے, لیکن فائدہ عوام تک پہنچنے نہیں دیا گیا. وزیر اعظم نے قیمت میں ریلیف کا اعلان بھی کیا تھا, مگر عمل درآمد نہ ہو سکا. دسمبر 2024 سے اب تک عالمی مارکیٹ میں پام آئل کی قیمتوں میں 24% کمی واقع ہوئی, مگر پاکستان میں کھانے کے تیل کی قیمتیں الٹا 4.5% بڑھ گئی ہیں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عوام سے ناجائز منافع کمایا جا رہا ہے. صارفین فی لیٹر 150 روپے اضافی قیمت ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے فروری 2025 میں عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد 23 اپریل اور 23 مئی کو پاکستان بناسپتی مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے ساتھ مشاورتی اجلاس بھی ہوئے, مگر اب تک قیمتوں میں کمی نہیں ہو سکی. پاکستان ملائیشیا سے فری ٹریڈ اگریمنٹ اور انڈونیشیا سے پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ کے تحت پام آئل کم ڈیوٹی پر درآمد کرتا ہے, مگر امپورٹرز اور صنعت سے وابستہ عناصر یہ فائدہ عوام تک منتقل نہیں کر رہے ہیں. آج یہ خبر آنے کے بعد جب اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو دیگر معاملات کے ساتھ یہ معاملہ بھی اٹھایا گیا. اجلاس کے اعلامیہ کے مطابق ECC نے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا ہے, اور عالمی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو پورا ریلیف نہ ملنے پر اظہار تشویش کیا ہے. وزارت صنعت کی جانب سے گھی اور کوکنگ آئل کی دستیابی اور قیمتوں پر ECC کو بریفنگ دی گئی. ECC نے قیمتوں میں اضافے اور کارٹلائزیشن کی روک تھام کی ہدایت کی ہے, اور کمپٹیشن کمیشن, نیشنل پرائس کمیٹی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان روابط پر زور دیا ہے. ECC نے ہدایت کی ہے کہ وزارت صنعت اس حوالے سے اسٹیک ہولڈر سے کوآرڈینیشن کرے. ظاہر ہے اگر کہیں کارٹلائزیشن ہو رہی ہے اور مارکیٹ فورسز کے تحت کام نہیں ہو رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس حوالے سے اقدامات کرے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.